आज हम प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था उनमें पर्याप्त विविधता थी, अतः वह एक भीड़ का सायास लिखित साहित्य नहीं है, अपितु एक सचेतन समाज की सहज स्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। यही कारण है कि उसमें जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। प्रथम है कथ्य की विविधता। इस काल में अनेक प्रवृत्तियाँ एक साथ दिखाई देती हैं, जैसे कुछ में श्रृंगार, कुछ में वीर भावों की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें धर्मोपदेश, नैतिकता, योग साधना आदि का निरूपण हुआ है। खुसरो की मनोरंजक पहेलियाँ भी इसी युग में देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में यह कहना बड़ा कठिन है कि इस युग में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही है। दूसरी प्रवृत्ति जो आदिकाल में देखने को मिलती है वो है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति। तत्कालीन राजाओं के मन में सदैव साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करने की लालसा तथा पड़ोसी राज्यों के प्रति अधिकार भावना की प्रमुखता थी, जिसके कारण उस समय युद्ध का वातावरण बना रहता था। युद्धों की मानसिकता से तत्कालीन कवि भी प्रभावित हुए, इसलिए इनके काव्य में वीर गाथा की ही प्रधानता दिखाई देती है। तीसरी प्रवृत्ति जो वीर गाथा काल आदिकाल में दिखाई देती है वो है युद्धों की अति रंजनापूर्ण अभिव्यक्ति या उनका वर्णन। राजाओं की साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण युद्ध का वातावरण उसका समय बना रहता था। इन युद्धों के मूल में कोई ना कोई नारी होती थी। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर उस सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करता था। इसके अतिरिक्त इस काल के कवि कलम के साथ शस्त्र भी धारण करते थे और अपने आश्रयदाता के साथ स्वयं भी युद्ध में जाते थे। इसलिए इन कवियों के काव्य में युद्धों का सजीव और अति रंजनापूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। चौथा बिंदु है आश्रयदाताओं का गुणगान। इस काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। जीविकोपार्जन और आश्रयदाता के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने हेतु ये कवि राजाओं की स्तुति, युद्ध भूमि में उनके पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा, शासकीय व्यवस्था की उत्कृष्टता
आदि विषयों को काव्य का विषय बनाकर उनका गुणगान करते थे। चूँकि इस समय कवियों का संपूर्ण ध्यान राजाओं और सामंतों के यशगान तक केंद्रित रहा, अतः इस काल में न तो राजाओं को जनता की चिंता थी और न ही कवियों को। इसलिए इस काल में जन सामान्य पूर्णतः उपेक्षित रहा। अगला बिंदु है ऐतिहासिकता की अवहेलना और कल्पना का प्राचुर्य। तत्कालीन सामंती समाज व्यवस्था में नीतियाँ राजगृहों में और गतिविधियाँ रणभूमि में प्रदर्शित होती थी। राजाश्रित होने के कारण कवियों को राजाओं और सामंतों की प्रशंसा करनी पड़ती थी। युद्ध भूमि में पराक्रम का अतिरंजनापूर्ण वर्णन करना पड़ता था। इसलिए इन काव्यों में ऐतिहासिकता का अभाव रहा और कल्पना का प्राचुर्य रहा। इन काव्यों के नायक यद्यपि इतिहास के व्यक्ति ही रहे, लेकिन कवियों द्वारा उनका वर्णन काल्पनिक अधिक रहा। इसलिए इन काव्यों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस काल के सर्वश्रेष्ठ काव्य पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अगला बिंदु है श्रृंगार भावना की प्रधानता। आदिकालीन साहित्य में वीरता, युद्ध, शत्रुता के वर्णन के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार का वर्णन भी देखने को मिलता है। नारी के सहज श्रृंगार से लेकर के उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुँचने की प्रवृत्ति भी इस काल के साहित्य में दिखाई देती है। इसके साथ साथ नायिका के नखशिख वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, विरहिणी नायिका द्वारा प्रियतम के पास संदेश प्रेषण, स्वकीया और परकीया प्रेम की सीमाएं आदि आदिकालीन साहित्य के कथ्य में निहित है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का सुंदर निर्वाह हुआ है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय भावना का अभाव। चूँकि इस काल में राजाओं, सामंतों और कवियों का संपूर्ण ध्यान युद्ध भूमि अथवा वैभव विलास की ओर ही अधिक रहा और इसलिए उनके लिए राष्ट्र का अर्थ आश्रयदाता के राज्य तक ही सीमित रहा। इसलिए उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना की संकीर्णता या उसका अभाव दिखाई देता है और यह संकीर्णता भी प्रतिशोध की भावना पर टिकी हुई थी। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण का पारंपरिक निर्वाह। आदिकालीन कवियों ने साहित्य में प्रकृति चित्रण में परंपरा का ही निर्वाह किया है। इसी कारण इस काल में प्रकृति कहीं आलंबन रूप में तो कहीं उद्दीपन रूप में ग्रहित की गई है। अगला बिंदु है रासो काव्य परंपरा। इस काल में चरित काव्य की परंपरा का निर्वाह मिलता है। इसी से रासो ग्रंथों की रचनाएं शुरू हुई, जिसके अंतर्गत राजाओं के शौर्य, उत्साह, पराक्रम, प्रेम, राजसेना आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस काव्य परंपरा के चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपत विजय कृत खुमान रासो,
नरपति नालह कृत बीसल देव रासो, जगनिक कृत परमाल रासो आदि सुदृढ़ उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु है लौकिक साहित्य का प्राचुर्य। इस काल में लोक भाषा, लोक परिवेश और लोकाचार से युक्त लौकिक साहित्य स्वच्छंद रूप से लिखा गया। ढोला मारूरा दूहा, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ आदि लौकिक साहित्य की श्रीवृद्धि में सहायक बने। अगला बिंदु है काव्य रूपों का प्राचुर्य। इस काल में रासो काव्य प्रबंध काव्य के रूप में अधिकाधिक मात्रा में लिखे गए और उसी के साथ साथ मुक्तक काव्य भी इस काल में रचे गए। अगला बिंदु है भाषागत वैशिष्ट्य। इस काल में प्रचलित भाषाई रूपों में अपभ्रंश, पिंगल, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप ही प्रचलित था। भाषागत वैविध्य में हम अलग अलग बिंदु के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है भाषा। वीर काव्यों की भाषा डिंगल रही, जो वीर रस के वर्णन और युद्ध वर्णन के लिए सर्वथा अनुकूल थी। भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है छंद। आदिकालीन ग्रंथों में दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग देखने को मिलता है। भाषागत वैविध्य में अगला बिंदु है अलंकार। आदिकाल के साहित्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। अगला बिंदु है रस। इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता रही और उसके सहयोगी रस के रूप में श्रृंगार रस विद्यमान दिखाई देता है। उसके साथ साथ युद्ध वर्णन के कारण विभत्स, रौद्र, भयानक और अद्भुत आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। भाषागत वैविध्य में अंतिम बिंदु है कथानक रूढ़ि। इस काल में कथा कहने के ढंग का भी कुछ शिल्प पद्धतियाँ प्रचलित रहीं। रासो ग्रंथों में इन रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, जैसे शुक, दूती, दैवी शक्तियाँ आदि। आदिकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की एक संस्कृति का द्योतक है, जिसका आगे भी विकास होता रहा है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि
हिंदी के प्रारंभिक काल का वीर गाथाओं का साहित्य कथ्य और शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। इस साहित्य की अनेक परंपराएं और शैलीगत विशेषताएं परवर्ती हिंदी काव्य में पल्लवित और पुष्पित हुई। धन्यवाद।